हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीसन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल केबीसी में। ठीक है, और आज हम टॉपिक लेंगे यूक्लिड डिवीजन प्रमेय। इस प्रमेय का उपयोग करेंगे आज। ठीक है, और एक हम इसकी मदद से एचसीएफ करना सीखेंगे। एचसीएफ कैसे करा जाता है इसकी मदद से। ठीक है, मैथमेटिकल समापवर्धक कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं यूक्लिड डिवीजन प्रमेय क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मतलब ये प्रमेय कहती है कि भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक और भागफल की गुणा में अगर शेषफल को जोड़ दिया जाए तो भाज्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो वास्तव में ये कहना बिल्कुल सही है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम 9 का भाग लगाएंगे, सॉरी 9 में भाग लगाएंगे 2 का। ठीक है, तो भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 8 आएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, हम इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। कथन इस प्रमेय का कैसे करेंगे। अब इसमें ये क्या होता है, भागफल, ये क्या होता है, शेषफल, ये भाज्य और ये भाजक। ठीक है, ये भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। अब मैं अगर इन सभी को मैं इस समीकरण में मान रखूं, ठीक है ना, तो क्या प्राप्त होगा। देखो भाज्य क्या है, भाज्य वाला 9 है, तो मैं 9 लिख देता हूं यहाँ, बराबर भाजक क्या है 2, मल्टीप्लाई गुणा का चीज है ना, भागफल 4 प्लस शेषफल क्या है 1। ठीक है ना, हल करके देखते हैं इसको, 8 और 1 9, क्या क्या 9 बराबर, मतलब ये कथन सत्य साबित हो रहा है हमारे सामने। ठीक है, हमने कथन को प्रूव कर दिया है, बोला ये बात सही है, अपना ये सूत्र सही है, गलत नहीं बोल रहा। ठीक है, तो हम सीखेंगे कि आज यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालना सीखेंगे। मैं इसको बैठा देता हूँ, कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने एचसीएफ के। तो क्वेश्चन है हमारी रेटिंग क्या, देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। और अब हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, 210 और 55 का, इन दोनों का एचसीएफ निकालना हमने किस विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब पहली बात तो बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेय कौन सी, मैं एक बार फिर से बता देता, इस क्वेश्चन को पूरे पैटर्न से करूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब सीधी सी बात है, भागफल और शेषफल का हमें पता नहीं है, और रही बात भाज्य और भाजक की। ठीक है, तो भाज्य कौन सा है, भाजक कौन सा है। ठीक है ना, तो हमेशा भाजक वो होता है जो छोटा हो, जिसका भाग देते हैं, जो छोटी संख्या होगी भाजक होगी, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, भाज्य होगी। अब देखो इनमें से भाजक और भाज्य कौन सी, ये वाली भाजक होगी और ये भाज्य होगी, मतलब इसका भाग इसमें लेंगे। ठीक है, तो मैं इनको पुट करता हूँ जगह, तो भाज्य हमें भाग लगाना है इन दोनों संख्याओं का। ठीक है ना, 210 को मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर में 55। ठीक है, बस ये पैटर्न, अभी इनका हमें पता नहीं क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे, इनका भाग लगाएंगे साइड में। ठीक है, इस पेज पर नहीं लगाएंगे, साइड में लगाएंगे। यहां कर देता हूं, देखो जब भी हम 210 में अगर 55 से भाग देंगे तो 55 का भाड़ा बोलेंगे, तो 55 दूना 110, 55 दिया 165, और 55 चौके 220। अब तो भाई 220 तो ज्यादा हो जाता है,
तो अपन का रुक जाएंगे यहाँ 165 पे, ठीक है। तो 55 दिया 165 घटाओ 5 4, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब बताओ भाई भाज्य भाज्य भाजक भागफल और शेषफल यही है ना, बिल्कुल सही है। इनका मान रख दो सबका, भाग लगाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। 210 रख दिया भाज्य की जगह, भाज्य की जगह 55 है, भागफल की जगह लिखेंगे 3 और शेषफल की जगह 45। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसका पहला स्टेप, अगले स्टेप में भी सेम ऐसा ही करना है। तो इसमें से आप किस किस का प्रयोग करेंगे हम। अब देखो सबसे पहले इसको और इसको गोली मार देंगे मतलब हटा देंगे, ठीक है ना। अब बचेगा ये बचा, तो जिसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है ना। अब इन दोनों को तो हटा देना बिल्कुल, फर्स्ट वाली को और थर्ड वाली को, बचा ये और ये। तो बड़ी वाली संख्या और छोटी वाली संख्या भाग देने से यही पैटर्न लगाएंगे वापस। तो 55 को तो इधर रख दूंगा मैं बराबर, और ये 45 को मैं यहां रख दूंगा, ठीक है। अब भाज्य क्या हो गया 45 और भाज्य क्या हो गया 55, फिर भाग लगाओ 45 का 55 में। एक ही बार जाएगा क्योंकि दो बार 2 से गुणा करोगे 90 हो जाएगा, लेकिन 90 है नहीं है, तो कितना बच गया इस पर 10 बच गया, ठीक है। अब हम इसे वापस उसी हिसाब से बनाएंगे। 55 किया है, भाज्य की जगह रख दिया 55, भाजक किया है 45 रख दिया, भागफल क्या है 1 तो रख दो भागफल की जगह, प्लस शेषफल क्या है 10 तो 10 रख दो। फिर वही सेम स्टेप, क्या स्टेप कि इस वाले को भी गोली मार देनी है और इसको भी गोली मार देनी है, मतलब हटा देना है। बचेगा क्या ये और ये, वही स्टेप कि ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, मतलब बड़ी संख्या को भाग देंगे, भाग देंगे बड़ी संख्या में और छोटी संख्या को उसमें भाग देंगे 10, ठीक है। ये यहाँ से भी ये यही आया था और ये यहाँ आया था, ठीक है ना। और यहाँ से ये आ गया था यहाँ और यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब फिर भाग लगेंगे, भाज्य ये होगी और भाजक ये वाली होगी, फिर भाग लो कितना बच गया शेषफल 5 बच गया, कितनी बार भाग गया 4 बार। तो भाजक क्या हो गया ये भाजक ये भाज्य ये भागफल और ये शेषफल, वापस मान रख दो नहीं। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, तो इनको सॉल्व करके देखो 10 जो 40 और 40 5 45, अब 45 जहाँ बराबर आ रहा है ना तो हम सही है, बिल्कुल हम गलती नहीं कर रहे कहीं। फिर अब देखो कब तक करना है ये स्टेप, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए, फिर वही काम करना अपने को, इसको भी गोली मार देनी है और इसको भी गोली मार देनी है। बचेगा क्या, इसको बराबर इधर और इसको बराबर जस्ट पास में, फिर भाग लगाना है इसमें, कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा और फिर शेषफल क्या बच जाएगा, इसी को लगा के देख लो। देखो जब तक शेषफल 0 नहीं हो गए, मतलब जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक हमें ये प्रोसेस करना है, बिल्कुल करना है ये प्रोसेस, ठीक है। तो 0 आते हमारा काम खत्म। अब क्या होगा, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगा, 0 आ गया, अपना कुछ इसके आगे स्टेप चलाना है, तो यही इसी लाइन में इसका आंसर है, इसी लाइन। अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो बराबर के जस्ट पास में, मतलब क्या भाजक, क्या है भाजक है, मतलब 5 है ना, बराबर के जस्ट पास में याद रख लो, या फिर जो भाजक की स्थिति पर है 0 आने पर शेषफल 0 आ जाएगा, फिर भाजक की स्थिति पर जो संख्या है तो वही क्या होगी HCF होगा, इन दोनों संख्याओं का, अतः लिखना आपको, तो शेषफल 0 प्राप्त हुआ तो HCF बराबर 5, ये आंसर, यू विल राइट आंसर।
ठीक है, फॉर्मूला सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बता देता हूँ। अब अगला सवाल आपके सामने है ये वाला। ये सवाल क्या बोल रहा है कि 420 और 130 का अपने को एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो इस बार अपन ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। सबसे पहले अपने क्या लाइन लिखनी होती है, ये लाइन लिखनी होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, क्या लिखना, दोनों को भाग लगाना है अपने को। तो भाग किसका लगाएंगे, इसमें लगाएंगे भाग, और किसके द्वारा लगाएंगे, इसके द्वारा लगाएंगे, क्योंकि छोटी संख्या का भाग लगाते हैं बड़ी संख्या में, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, भाज्य कौन सी होगी, 420। हाँ, पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लिख दो, भाज्य बराबर भागफल सॉरी भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। अब देखो भाज्य क्या हो गया, ये वाला 420, और जो भाजक क्या हो गया 130। अब इसका भाग लगाएंगे हम साइड में, ठीक है। भाग लगाओ 420 में 130 का। अब 130 का भाग लगाएंगे, देखो 130 दूना 260, 130 दिया 390, ठीक है। ये भाग अगर 130 छोड़ क्या हो जाएगा 520, तो मतलब ये ज्यादा देता है, इसको रहो यहीं तक रुक जाओ। तो 130 दिया कितना हो गया 390, कितना बच जाएगा 30, ठीक है, 30 बच गया। अब हमें वापस इसी हिसाब से जमाना है। देखो भाज्य तो मैंने लिख दिया हमने 420, भाजक 130 हो गया, भागफल 3 हो गया, प्लस शेषफल कितना हो गया 30। लगा के देख लो आप वापस, 130 दिया 390, 390 प्लस 30 का जाएगा 420 हो जाएगा, मतलब बड़ा सही है। फिर मैंने क्या बोला, इसको गोली मारो, इसको गोली मारो, इसको बराबर के इधर, इसको बराबर के इधर, ठीक है। 130 बराबर 30 है ना। फिर हम भाग लगाएंगे वापस एक बार, भाग लगाने पर क्या होगा, ये होगा 30 का भाग लगाएंगे 130 में, 4 बार जाएगा 120 तक 10 बच जाएगा, ठीक है। फिर देखो भाज्य है 130, भाजक 30 हो गया, और भागफल कितना है हमारा 4, शेषफल कितना है 10, ठीक है। फिर वही स्टेप करना, कब तक करना, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए, जब तक हमें यही प्रोसेस करना है। इसको फिर गोली मार देनी है, इसको फिर गोली मार देनी है, इसको फिर यहाँ ले जाना है, इसको फिर यहाँ ले जाना। तो लिख दो 30 बराबर 10 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 30 बार, सॉरी 3 बार जाएगा, और सिर्फ शेषफल क्या जाएगा 0, मतलब हमारा काम खत्म। इससे आगे हमें नहीं जाना है, ठीक है ना। इससे आगे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया। तो क्या होगा, अतः शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, एचसीएफ क्या होगा, जो भाजक की पोजीशन में है या फिर जो बराबर है जस्ट राइट साइड में है, राइट हैंड साइड में जस्ट पास में। क्या आंसर होगा इसका 10, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। और जैसे मैंने 2 सवाल करा दिया आपको, और बस यही प्रोसेस है इसका। कैसा भी सवाल आवे इसी टाइप से करना है, जब तक भाग लगाते जाना है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। शेषफल 0 आते ही जो भाजक की स्थिति पर जो संख्या होगी या फिर जो बराबर के जस्ट पास में होगी, उसे वही उसका आंसर होगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक एवरेज संख्या है, ठीक है। तो हमें कैसे सिद्ध करना है, हमें पता है कि रूट में ये संख्या ऑलरेडी एवरेज संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय संख्या मानना है हमें, ठीक है, संख्या है।
अब पता है भाई परिमेय संख्या हमेशा क्या होती है, किसे कहते हैं परिमेय संख्या? परिमेय संख्या हमेशा ना किसके रूप में होती है? p बटा q के रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है, मतलब इंटीजर्स है, कोई भी संख्या हो सकती है p q, ठीक है ना। और इसका सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है? जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर q यहाँ इक्वल 0 होगा तो इसको सोल्व करने पर इंफिनिटी आएगा, मतलब अनंत आएगा। जब कभी भी भाग में 0 होता है तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो अनंत आता है, ठीक है ना। तो ये q का मान 0 नहीं होगा, अदरवाइज कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना, केवल q के लिए है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चनों को करने के लिए तो ये जो हमें क्या करना है, जो अनरूट वाली संख्या है उसको इधर रहने देना, बाकी सबको उधर भेज देना है, ठीक है ना। तो अनरूट वाली संख्या यही है 5, इसको यही रहने देना। बचा क्या? 7। अब 7 होगा, उधर क्या हो रहा है? अनरूट 5 से गुणा हो रहा है ना भाई, तो गुणा होने वाली संख्या उधर जाएगी, इधर क्या हो जाती है? भाग हो जाती है। तो इधर जाने पर क्या हो जाएगा? भाग में चला जाएगा। तो ये सेटअप होगा, ठीक है। अब इसके आगे हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी, बस जहां अगर अनरूट वाली संख्या अकेली अकेली बच गई है सिंगल, तो हमारा काम खत्म हो गया मैथमेटिकली। अब हमें थ्योरी लिखनी है इस क्वेश्चन में। थ्योरी कैसे लिखेंगे? यहाँ इसको इक्वेशन दे दो, समीकरण 1 देखो सब, हाँ सब यहाँ p व q पूर्णांक है कि नहीं, इंटीजर्स पूर्णांक है। तो अगर ये पूर्णांक है तो p बटा 7q क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी नहीं होगी? क्योंकि अगर मान लो कोई भी पूर्णांक, p का मान लो 2 है, इसका q का मान कुछ मान लो 3 मान लो, ठीक है, और 7 से मल्टीप्लाई करके 2/21, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये p बटे q के रूप में है, बिल्कुल सही। तो p व q पूर्णांक है तो बिल्कुल सही हमारा था ना। तो p बटे 7q क्या हो जाएगा? पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब बताओ भाई, अगर इक्वेशन क्या बोलती है कि बराबर के मतलब इक्वल्स के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी? दोनों जो नंबर्स होंगे, दोनों संख्या होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। जब तो हमने बराबर का साइन लगाया, इक्वल का साइन, ठीक है ना। तो ये साइन ये दर्शाता है कि दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, बराबर है दोनों का, भारी नहीं है एक तरफ का, ठीक है ना। तो हम हमें पता है कि अगर ये परिमेय संख्या होगी तो बराबर के उधर वाली भी परिमेय संख्या होगी, होगी नहीं होगी? ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो लिखो समीकरण, तो समीकरण 1 से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना, होगी नहीं होगी? लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, तो हमें लिखना है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या हम जानते हैं। तो अब हमारी क्या हमें विरोधाभास हो रहा है, मतलब गलत आभास हो रहा है कि ये √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें तो पता है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? अतः हमारा विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? गलत आवाज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है √5 होती है, अपरिमेय संख्या होती है, जो कि गलत है।
ठीक है, लिखना अतः ये पूरा नंबर 7√5 अपरिमेय संख्या। एक बार वापस समझाता हूँ आपको इस सवाल को कि सवाल क्या हो रहा है। सबसे पहले खत्म हो जाता है सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये सवाल क्या बोल रहा है। सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है ये दिख रही है सीधी सी बात परिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या सॉरी अपरिमेय संख्या दिख रही है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। सिद्ध यही करना है जो हमें दिख रहा है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम इसको उल्टा लेंगे। उल्टा कैसे लेंगे कि हमें इससे सबसे पहले इसे मानेंगे कि ये है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, p बटे q के रूप में होती है, हम जानते हैं। और p बटे q जहाँ क्या कंडीशन होती है, q 0 के इक्वल नहीं है, ये भी कंडीशन है। फिर मैंने क्या बोला कि इस इधर से जो रूट में है उसको यही रहने देना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो 7 इधर क्या है गुणा में है, तो उधर जाएगा किधर जाएगा बराबर उधर जाएगा, भाग में चला जाएगा, चला गया। ठीक है, अब हमें पता है कि p और q यहाँ क्या है पूर्णांक है ना, इंटीजर्स है। ठीक है ना, पूर्णांक का मतलब होता है सभी संख्याएं, अनरूट वाली संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाएगी। मतलब ये माइनस की सारी संख्याएं 0 और ये प्लस की सारी संख्याएं, ये सभी पूर्णांक है। ठीक है ना, तो ये कोई भी मान अगर यहाँ होगा तो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, p बटे q के रूप में वापस नई संख्या बन जाएगी। अब बताओ भाई ये पूर्णांक है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हमें पता है कि बराबर के इधर वाले में परिमेय संख्या तो बराबर के उधर वाले में परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना, ये हमारा गणित का नियम कहता है कि बराबर के एक तरफ अगर कोई भी संख्या है तो वो बराबर में दूसरी तरफ उसी संख्या के बराबर का परिमाण की कोई संख्या होगी। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या होगी। तो क्या होगी, समीकरण 1 क्या बोलती है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा जो विरोधाभास है या फिर इतना सब कुछ करने के बाद हमें ये सवाल ये बता रहा है कि ये परिमेय संख्या है, मतलब ये विरोधाभास हो रहा है हमें, जो कि ये विरोधाभास कैसा है हमारा बिल्कुल गलत है, हमें गलत आभास हो रहा है कि जो कि गलत है। अतः डायरेक्ट लिखा है, अतः ये वाला पूरा नंबर तो 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सवाल करना होता है, फिर तुम यहाँ लिख सकते हो कि दिस डन हेंस प्रूव या प्रूव दैट, सब कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार का, थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया था। क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√11 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है ये हमें सिद्ध करना है। तो सेम वही टाइप पुराना वाला क्या टाइप बोलता है हमारा, हम क्या करेंगे इसको मानेंगे इस संख्या को, सबसे पहले माना 3 + 2√11 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताओ भाई, हमें पता है जब भी अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे किसके बराबर लिखेंगे, p बटे q के बराबर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे भाई। तो क्या करेंगे, 3 + 2√11 किसके बराबर लिखेंगे, p बटा q। ठीक है ना, अब देखो p बटे q के बराबर लिखेंगे जहां कंडीशन क्या होगी, q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर मैंने क्या बोला कि अनरूट वाली संख्या को यही रहने देना, बाकी सबको उधर ले जाओ। सबसे पहले हम इस प्लस वाले को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2√11 p बटा q। अब बताओ ये प्लस का अगर 3 इधर प्लस में उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, माइनस में, ये माइनस हो गया। ठीक है, अब फिर हमने क्या बोला कि अनरूट वाले को इधर रहने दो, बाकी उधर ले जाओ, बचा क्या 2। अब बताओ भाई 2 इधर किधर है, किसमें गुणा में, तो उधर जाने के बाद किसमें हो जाएगा, भाग में। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसे लिख देता हूं पूरा 1/2, इसको ब्रैकेट में लेता हूं p बटा q माइनस। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे,
बस इससे आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी तुम चाहो तो कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूँ, एक स्टेप और कर देता हूँ। अब इसके आगे सोल्व नहीं होगा तो हम इसके आगे वही लाइन लिखेंगे वापस। क्या? तो समीकरण एक दे दो। समीकरण एक में पी व क्यू पूर्णांक है, ठीक है। तो P माइनस 3Q बटा 2 एक परिमेय संख्या होगी, अब बताओ भाई, अगर ये वाली संख्या परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर का साइन है। तो समीकरण के अनुसार या समीकरण से वापस वही लाइन लिखने में, समीकरण के अनुसार √11 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। बिल्कुल परिमेय संख्या होगी, कथन बिल्कुल सही कह रहा है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि √11 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं, फिर आगे हमें लिखना, लेकिन हम जानते हैं कि √11 तो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। फिर हमें वो लाइन लिखने आता है, हमारा विरोधाभास या हमारी विरोधाभास के लिए तुम ये भी लिख सकते हो, हमारी परिकल्पना है कि √11 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है, ठीक है। डायरेक्ट लिखना आता है ये वाली संख्या पूरी क्वेश्चन वाला लिखना होगा, 3 + 2√11 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये सवाल खत्म होता है और बिल्कुल सरल तरीका, कुछ नहीं करना है, बस हमें इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है। बाकी ये लैंग्वेज बिल्कुल सेम रहेगी। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल सेम लैंग्वेज होगी और कोई चेंज बदल नहीं करना आपको, फिर ठीक है। अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और जरूर चैनल को लाइक करें।